हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो था हमारे चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 को हम लोग पढ़ेंगे कि आपका किस प्रकार से नियोजित विकास की जो राजनीति है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इस पर बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का हमने पूरा चैप्टर को पढ़ा, एक एक थ्योरी हमने देखा, उसके नोट्स को हमने लिखा और साथ में जितने भी उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑप्शनल थे, सारे मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिए थे और उसमें कोई किसी का कोई डाउट नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ और नए चैप्टर की तरफ। देखिए, चैप्टर हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक फैसले और विकास को हम लोग देख रहे हैं। जो मेन टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है इसमें इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। यानी कि जब पूरे विश्व के अंतर्गत लोहे की, यानी इस्पात मतलब लोहा, जब लोहे की मांग उभरी तो भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें क्या हुआ, लोहे के लिहाज से यानी कि इस्पात के उत्पादन के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण था। और ये उत्पादन कहाँ हो रहा था? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में होने की वजह से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण स्थान ले रहा था। कौन ले रहा था? उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में लोहा अयस्क का विशाल भंडार है। किसका? लोहा जो अयस्क है उसका क्या है? आपका विशाल भंडार है। आप देखेंगे भारत का, अगर आप लोग पूरा मैप देखें, मानचित्र देखें, तो भारत का मानचित्र देखने पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि उड़ीसा राज्य कहाँ है। आप इसको देखेंगे कि आपको पूर्वी घाट में बसा एक राज्य है, तटीय राज्य है, ये आपको दिखाई देगा। और अभी दोहन बाकी है। दोहन मतलब उसके अंदर से जो लोहा निकालना कैसा है अभी बाकी है। दोहन का मतलब होता है धरती से खनिज को निकालने को हम दोहन कहते हैं। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लोहा अयस्क की इस अप्रत्यक्ष मांग को भुनाना चाहते हैं, यानी कि उसको वैल्यू देना चाहते हैं कि जो मांग है, लोहा अयस्क हमारे यहाँ है, चीजें हमारे यहाँ हैं, तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए। लेकिन कैसे? अब आपको ध्यान रखना है कि अब ये चाहते हैं कि ये चीज हो जाए। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी कि जो भी इंटरनेशनल आपका जो कंपनी है जो आपका लोहे पर काम करती है और राष्ट्रीय जो कंपनी है, देश के अंदर की जो कंपनी है जो लोहा इस्पात पर काम करती हैं, उनके साथ सहमति पत्र यानी कि अग्रीमेंट पर अपने सिग्नेचर किए। क्या करा? उन पर अपना एग्रीमेंट कर लिया कि आप इस जो भी उनका नीति रहा हो, जिस तरह से वो अपनी पॉलिसी मेकिंग चाह रहे हो, उन्होंने क्या किया? उस पर अपना एग्रीमेंट किया ताकि वो जिस तरह से चाहें उस तरह से उनका डेवलपमेंट हो, जिस तरह से वो चीजों को देख रहे हैं वो चीजें उनकी फुलफिल हो। उन्होंने इस पे क्या कर दिया? अपना एग्रीमेंट किया। ठीक, ये हमको याद रखना है। सरकार सोच रही है कि इससे राज्य की जरूरी पूंजी निवेश हो जाए और करें कि जिससे क्या होगा, जरूर जो पूंजी है वो राज्य में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। यानी कि जब लोग आपका पूंजी के रूप में हमारे यहाँ निवेश करेंगे तो ये निवेश क्या होगा? रोजगार की शक्ल में बदलेगा और क्या होगा? रोजगार के जो अवसर हैं वो हमारे सामने निकल कर आएंगे। लोहा अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाके में है। कह रहे जितना भी लोहा अयस्क का भंडार है वो कहाँ पर है सर्वाधिक? जो आपकी डेवलपिंग है ही नहीं, जो क्षेत्र, जो इलाका आपका डेवलप नहीं है वहां पर, यानी कि जो भी उड़ीसा के जंगल के इलाके होंगे, पठारीय प्लेट्यू रीजन होगा, वहां पर क्या है बच्चों? आपका आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका लोहा अयस्क के मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं। ये इस तरह की आपने जो संभावनाएं हैं ये उसको बता रहा है।
ये उस संभावना को आपका व्यक्त कर रहा है। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं, ये किस तरह से अपनी संभावनाओं को आपको बता रहा है और व्यक्त कर रहा है कि क्या चीजें हैं और किस प्रकार है। ठीक, तो इनको देखना और इनको समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आदिवासी, अब देखिए खासकर उस राज्य के आदिवासी बहुल जिले में है और कह रहे कि जितना भी ये इसका भंडारण है, किसका, लोहिया अयस्क का, ये सारा क्षेत्र कहाँ है, यहाँ पर आदिवासी, आदिवासी मतलब जो आपके जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं क्षेत्रों में है, उन्हीं के जिलों में क्या है, ये लोहिया अयस्क का खनन है। आदिवासी को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार को विस्थापित होना पड़ेगा। यानी कि क्या डरे हुए हैं आदिवासी लोग कि यहाँ अगर आपका उद्योग लगता है तो जो हमारा घर है यानी कि जंगल है, हमें घर बार छोड़कर कहीं और आपका शिफ्ट होना पड़ेगा, आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरण वेदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश में बाधा पहुंचेगी। देखिए, हर सरकार अपना मत दे रही है। एक गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हम लोग इस तरह के उद्योगों को लगाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। अगर दूसरी तरफ देखें कि ये कहाँ लगेंगे, आदिवासी के क्षेत्र में, तो वहाँ से जो आदिवासी लोग हैं वो क्या होंगे, आपके विस्थापित होंगे और जब उनको यहाँ लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका प्रदूषण जैसी जो समस्याएं हैं, ये समस्या पैदा होंगी। ठीक, इन समस्याओं को समझने के लिए अब उनके सामने थोड़ा सा एक स्थिति जो है वो आपका बनी हुई है और उस स्थिति को हमको समझना चाहिए। अब केंद्र सरकार को लग रहा है कि अगर हम इस तरह से, अगर हम लोग इन चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या अगर हम इसको पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक बुरी जो मिसाल है, मतलब एक छवि छूटेगी कि सरकार इन्वेस्टमेंट को कल लागू करना ही नहीं चाहती और भी जो इन्वेस्टर हैं वो भी भारत नहीं आएंगे, वो भी आपका प्रेरित नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ा आपका दुष्प्रभाव पहुंचाएंगी और इसलिए सरकार सोचती है कि इस पूरी मिसाल से बचा जा सके और इसके तरफ अपना रुख कर सके। इस उदाहरण में कई तरह के हित एक्टिव हैं, कह रहे हैं कि कई तरह के जो हित हैं वो आपके सकिर्रे हैं। ठीक, क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मामले में इस मसले की भांति भी सुलझा जा सकता है? इससे संबंधित सभी हितों को संतुष्ट किया जा सकता है? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक सवाल खड़ा होगा कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है। दरअसल किसी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाता है, किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाता है? कि आखिर में उड़ीसा की जरूरत किसे है और किसको उड़ीसा की जरूरत है, यह हमें देखना है। बताइए। और इस पर जो है हमें थोड़ा सा गौर भी करना है और गौर करके हमको इस पर विचार भी करना है। तो इतना आप लोगों ने देख लिया है। देखिए आगे अगले पेज को हम लोग रुक करते हैं। अब है राजनीतिक टकराव को हम लोग देखते हैं। लेकिन आप बताइए, राजनीतिक फैसले का और विकास का ये चीज आपने देख ली, यानी कि आप फैसला कैसा लें, विकास की तरफ लें या लोगों को शिफ्ट करने की दिशा में लें, ये थोड़ा सा इसमें सोचना है। आप देखते हैं राजनीतिक टकराव, इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। कह रहे जो सवाल हमने पूछे हैं उन कितना भी कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो उनके आंसर नहीं कर सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हित को दूसरे सामाजिक समूह की तुलना में तोला जाता है। यानी कि एक सामाजिक हित है
और दूसरा सामाजिक हित को आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं। इन दोनों हितों को क्या है, आपस में तोला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हित और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना में मापा जाता है। इनको देखते हैं और इसी को हम लोग क्या करते हैं, लाभ हानि की जो पीढ़ी है, उस लाभ हानि की पीढ़ी में हम लोग आपके तुलनात्मक रूप से उनको तुलना करते हैं और देखते हैं। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर चाहिए। अब कह रहे हैं कि इन फैसलों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट के जो फैसले हैं उन पर स्वीकृति दें ना दें, किस तरह की ज़रूरत हो, इन ज़रूरतों की जो मोहर है वो हम लोग आपका लगा सके। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्री के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। कैसा है? अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक होना चाहिए। ठीक? जनप्रतिनिधि जनता की भावना को समझते हैं और जनप्रतिनिधि को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। क्या होता है कि जनता का जो भाव है, सबसे बड़ी बात है जनता के भाव को समझना चाहिए और जनता के भाव को समझते हुए जो भी जनप्रतिनिधि यानी कि वहाँ के जो सांसद हैं, एमएलए हैं, लोकल जो आपकी समितियां आपके बनाई जाती हैं आदिवासियों के विकास के लिए, उन सारे प्रतिनिधियों को मिलकर ही जनताओं की भावनाओं को समझें और समझकर अंतिम निर्णय और निश्चित राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, जिस तरह से वो इन पर आपका डिसाइड कर सके। तो इस तरह का इनको फैसला लेना चाहिए। ठीक? और इन फैसलों पर उनको विचार भी करना चाहिए। ठीक? तो इन सब चीजों को राजनीतिक विचारधारा जो है उनको देखते हैं और उस पर हम लोग आपका बात भी करेंगे। क्लियर है बच्चों? आजादी के बाद आपने देश में कई ऐसे फैसले किए गए, यानी कि जब आजाद हुए हम लोग उसके बाद भी कई ऐसे फैसले लिए गए, इनमें कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता। क्या नहीं कर सकते हम? और फैसलों की तरह जिस तरह से हमने मुंह फेर कर फैसले लिए हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उसके इम्पैक्ट को देखा, इस तरह से हम लोग इसमें नहीं ले सकते। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास का एक मॉडल है। क्या कह रहे हैं? आपस में सारे जो फैसले हैं वो क्या है? आर्थिक विकास का एक मॉडल है। एक विजन से क्या है? बंधे हुए हैं और लगभग सभी बातों पर सहमत है। कैसे हैं? एक तरह से बंधे हुए हैं और सभी बातों पर क्या है? सहमत है कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। कैसे हैं? भारत का जो विकास है, इस विकास में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों की ही हम इसमें बात कर रहे हैं। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामलों में व्यवसायी, उद्योग, किसान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस साल में प्रमुख भूमिका निभानी है। अब कह रहे हैं कि जो ऐसे मसले होते हैं इनमें जो गवर्नमेंट होती है वो ही क्या करती है, अपना इम्पोर्टेंट जो रूल है वो आपका निभाती है। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो या सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाती है, इस सवाल पर मतभेद है। अब देखिए, अब फैसला भी गवर्नमेंट को लेना है, सारे काम गवर्नमेंट को करना है, लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ हो और उसके साथ भी सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले। ये सारी चीज जो है इनको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अब ये हमें थोड़ा सा गौर करके जो है इसमें देखना है कि कैसे हम लोग आपका ये सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, चलिए
देख लीजिए इतना। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की जरूरत के आड़े अड़ता है तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर जोर देना उचित होगा। अब बताइए क्या करें? ऐसे में हम लोग सामाजिक न्याय पर, इन सब चीजों पर जोर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इन सारी चीजों को देखना और इन पर बात करना, इन पर विचार करना, ये एक बड़ा कठिन और अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि सरकार की जो भूमिका है यहाँ दोहरी हो जाती है। दोहरी कैसे? अब या तो वो सरकार के विकास के निर्णय ले, ठीक, या फिर वो क्या करे, लोगों को सामाजिक न्याय दिलाए। जैसे मान लीजिए आदिवासी लोगों को, उनको रिमूव करना है और वहां पर उद्योग लगाने। अगर उद्योग नहीं लगाती है तो लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं चाहती। अगर डेवलपमेंट करती है, फिर ये क्वेश्चन आता है कि आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? अब आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे, यानी कि सामाजिक न्याय कहाँ जाएगा, आर्थिक समृद्धि कहाँ जाएगी, कैसे ग्रोथ होगा, इन सब, और कैसे व्यवसाय चलेगा, ये कहीं ना कहीं ये सारे न्याय पर अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन इनको खड़ा करते हैं। तो इनको समझने की, इनके पृष्ठभूमि को जानने की हमारे लिए बेहद आपका जरूरी है कि हम इन सब पर आपका विचार करें, इन सब को एक एक करके देखें, इन सब पर गौर करें, ठीक, ताकि हम इनको देख सकें। क्लियर है? बताइए, गौर कर लीजिए, कुछ भी डाउट बनता है पूछ लीजिए। ये आपको समझना होगा कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और किस प्रकार में ये चीजें छुपी हुई हैं, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, क्या इनका निर्णय है। इन सभी पर हम लोग अपना विचार करेंगे तो चीजें थोड़ी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जो है आपका जा सकती है। क्लियर है? ठीक, चलिए, तो एक बार पीछे वाला कुछ इसमें पूछना है, ऐसे देख लीजिए। ये पूछना है तो आप इस वाले में आप हमसे कोई भी अगर डाउट बनता है ये आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए इसको देख लीजिए, आप एक बार गौर कर लीजिए सभी। कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो, देख लिया आपने? आगे बढ़ें, अगले पेज पर बढ़ते हैं, लेकिन उसी का है। इसमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। कह रहे बहुत सारे ऐसे टकराव हुए हैं, जो टकराव क्या है, ये टकराव आज तक आपके जारी रहे हैं। जो फैसले लिए गए हैं उसके राजनीतिक परिमाण सामने आए हैं। इसमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही नहीं था। और कह रहे कि जितनी चीजें हमें मिली हैं देखने के लिए, इसमें हमें साफ हो गया है कि हम कुछ भी, इन पर आप किसी तरह के जो राजनीतिक फैसले हैं वो हमको नहीं लेने। इसके लिए राजनीतिक दलों से इतिहास को जानने के लिए हम विकास की कथा क्रम को पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, अगर हम साथ ही जनता के स्वीकृति भी हासिल करनी है और इस कारण जो भारत की राजनीति इतिहास है उसको भी जानना, तो हम क्या करना पड़ेगा? विकास कथा क्रम की जो कहानी है उसको पढ़ना हमारे लिए क्या है? बेहद जरूरी है। उसको हमको एक बार थोड़ा सा इसमें देख लेना है और इसको जो है आपका पढ़ लेना है। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, इसको पढ़ लीजिए।
देखा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर हम लोग अपना विचार करते हैं। क्या चीजें हैं, किस तरह से है, आप इसको कैसे देखते हैं, इन सभी को हम गौर करके आपका इन पर अपने विचार करेंगे। ठीक, देखिए अब बात कर रहे हैं विकास की अवधारणा की, कि हम कैसे विकास की अवधारणा को लेकर चल रहे हैं। ये अवधारणा हमको थोड़ी सी इसमें देखनी है और इस अवधारणा पर हम लोग आपका बात भी करेंगे कि किस तरह से ये अवधारणा है और ये कैसी अवधारणा जो है आपका बनी हुई है। इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग आपका देख लें तो चीजें थोड़ी क्या है आपकी साफ हो जाएंगी। ठीक है ना? अब देखिए, अक्सर इन टकराव के पीछे विकास की धारणा का हाथ होता है। अब कह रहे जितनी भी चीजें बाप के टकरती हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं क्या होता है, जो विकास की धारणा है उसका हाथ होता है। तो ये ध्यान रखना है हमको। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर की बात नहीं है कि हर कोई विकास चाहता है। अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जो हर कोई व्यक्ति है वो आपका विकास चाह रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप किसी को विकास दोगे तो शायद किसी का घर ऐसी स्थिति में उजड़ भी सकता है। तो हमको हर फैसले को, हर एक पक्ष को बहुत गौर करके उनको महसूस करके देखने की क्या है, जरूरत है। ठीक, तभी हम सही डिसीजन ले सकते हैं। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। अब देखिए कि जो भी अलग अलग जो आपके तबके कह सकते हैं, आप स्थिति कह सकते हैं, उनके लिए विकास के जो मायने हैं वो बहुत अलग हैं। अगर किसी को खाने के लिए राशन की जरूरत मिल जाए तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो स्कूल चला जाए, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। कोई उद्योगपति को अच्छा ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, वो उसको मिल जाए तो वो क्या है, वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो इन सब चीजों को हमको देखने की आपका जरूरत है। ठीक है, और इसको समझने की भी आपका जरूरत है। ठीक है ना? तो आप इनको गौर करके थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, बात करिए, इन पर विचार करिए और फिर ध्यान दीजिए। तो यहां तक सभी को क्या है, अच्छे से समझ आ गया। ठीक है ना? चलिए, और कुछ पूछना है बच्चों? नहीं तो फिर मैं जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ें और एक एक कर पर हम सब चीजों पर इनका विचार करेंगे और इनको हम लोग गौर करके देखेंगे और इनको हम लोग पढ़ते भी चलेंगे। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहर उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए विस्थापित इलाके रह रहे आदिवासी का विकास का अर्थ अलग अलग होगा। अब देखिए, उद्योगपति के लिए और जो शहर में उपभोक्ता जिनको लोहा खरीदना है और जो अपना संयंत्र लगाना चाहते हैं, उनके लिए वहां संयंत्र लग जाए, ये उनके लिए विकास है। और आदिवासी वहां के शिफ्ट हो जाएं तो उनके लिए विकास का अर्थ क्या हुआ, अलग हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का विकास दूसरे का सर्वनाश जैसी स्थिति पैदा कर रहा है यहाँ कंडीशन में। ठीक, अगर आदिवासी को शिफ्ट करेंगे तो उद्योग लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे तो, अगर आदिवासी शिफ्ट नहीं होते हैं तो जो लोग डिमांड है कि हमको क्या चाहिए, इस्पात लोहा चाहिए, उसको पूर्ति कहां से होगी। ये जो असमंजस बना हुआ है, इस पर गौर करने की क्या है, हमको सख्त आवश्यकता है। इसी कारण विकास से जुड़ी इन चर्चा विवाद पर नहीं होती है। अब इन पर आप डिस्प्यूट नहीं खड़ा कर सकते। आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहस हुई। यानी जब हम आजाद हो रहे थे उससे एक दशक पहले, यानी कि
उसके 10 साल पहले क्या हुई, इस बात पर खूब बहस हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बातें आगे पश्चिमी का हवाला देते थे। अब जब भी कोई बात आई तो जैसे ही आपका विकास का जिक्र होता था, आपका डेवलपमेंट का, तो हम पश्चिमी जो देश हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, हम उनका हवाला दे दिया करते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है, यानी कि डेवलपमेंट कंट्री क्या है, जो आपके पश्चिमी देश हैं वो क्या है, इस चीज के आपके पैमाने हैं। तो हम लोग पश्चिमी देशों की जो कंट्री हैं, हम उनको आपका विकास के जो मापक हैं, आयाम हैं, हम उनको बना दिया करते थे कि आप देख लीजिए पश्चिमी देश की जो कंट्री हैं वो विकास की मापक हैं, विकास के आयाम हैं। इस तरह से हम लोग बात कर दिया करते थे। ठीक है ना। और जबकि ऐसा जो था नहीं था, क्योंकि हर चीज अपने आप में अलग होती है। कहीं ना कहीं समय स्थिति का ये कहीं ना कहीं जो है आपका कारण जो है वो बन जाता है, जो हमको आपका समझना चाहिए। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिमी उद्योग देश की तरह होना। माना जाता है कि पश्चिमी मुल्क की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये सारे देश हैं, इन देश को पश्चिमी की जो आधुनिकीकरण है, उस आधुनिकीकरण से क्या होगा, आपका गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्क में आधुनिकीकरण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद और उदारवाद का उदय हुआ है, उसी तरह दुनिया के बाकी भी देश में होगा। अब कह रहे कि जितने भी आपके पश्चिमी देश हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्री हैं, उनमें जैसे कि मॉडर्नाइज आपकी चीजें शुरू हुई हैं, और जो पुरानी स्ट्रक्चर है वो टूटा है, वहां भी पूंजीवाद, उदारवाद जैसे चीजों का उदय हुआ है। उसी तरह दुनिया के जो बाकी देश हैं उनमें भी होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आज यूरोपियन कंट्री हैं वो पहले से ही ऐसी थी, नहीं, कहीं ना कहीं स्थिति हमारे जैसी ही थी उन लोगों की भी, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी सामाजिक परंपराओं को तोड़ा है, और उन सामाजिक परंपराओं को तोड़कर पूंजीवादी नीति को अपनाकर, उदारवादी चीजों को अपनाकर उन्होंने अपने यहाँ आधुनिकीकरण को स्वीकार किया है। और ये वही आधुनिकीकरण है जो लोगों को विकास और वो आपके डेवलपमेंट के जो आयाम हैं वो आपके तय कराता है। ठीक है, इस पर आप लोग गौर करिए, विचार करिए। कुछ भी डाउट बनता है आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अगर आप इस तरह से देखते हैं, इनको इस तरह से विचार करते हैं, इन पर गौर करते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी, और आप इनको गौर करके जो है देख सकते हैं। ठीक, तो आप इनको देखते चलिए, इन पर अपना विचार करते चलिए, ठीक है ना। और कोई भी डाउट बनता है किसी भी तरीके का तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस उदारीकरण की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, विकास की जो धारणाएं हैं, कैसे फैल रही हैं, कैसे लोग उनको समझ रहे हैं, कैसे इस धारणाओं पर गौर कर रहे हैं, ये आपको देखने की क्या है, आवश्यकता है, और इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो किसको हम विकास कहेंगे और किसके लिए कौन क्या विकास होगा, इन जैसी चीजों पर हम लोगों को गौर करना चाहिए, इन पर अपना विचार करना चाहिए। तो एक बार आप सभी देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, पुनः कुछ पूछ लीजिए। चलिए, और कुछ किसी का डाउट है इसमें कुछ? देखिए, बाकी पेजेस को भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें हर एक पहलू, हर एक चीज को हमको पढ़ लेना अच्छा होगा। विकास का अर्थ क्या है? आधुनिक होना ज्यादा से ज्यादा, और आधुनिक होने का अर्थ क्या है? पश्चिमी उद्योगी की तरह ही हमको डेवलप होना है। अगर आपसे कहे आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो हम कहेंगे कि हम जितना अधिक से अधिक मॉडर्नाइज हो जाएं, यही हमारे लिए डेवलपमेंट है। लेकिन वास्तव में डेवलपमेंट है क्या? कि डेवलपमेंट जिस तरह से आपकी पश्चिमी कंट्रियां, देशों की कंट्री, यूरोपियन जो यूनियन है, वो जिस तरह से डेवलप हुए, हम भी इस तरह से विकसित होना चाहते हैं। देखिए, वहां पर भी आपका सामाजिक स्ट्रक्चर हमारे जैसा ही था,
लेकिन समय की चीजों ने उनको बदला है। क्या किया है? उनको बदला है, और वो उस बदलाव से ही आज क्या है, इस मुकाम तक पहुंचकर सामने आए हैं। क्लियर है? तो आपको इन सारी बातों पर, इन सारी चीजों पर गौर करना चाहिए और उनको जो है विचार भी करना चाहिए। देख लिया आपने? चलिए, तो इस पर एक बार आप जरूर विचार करें, इन सभी पर आप लोग गौर कर लीजिए। कुछ भी इसमें से ऐसा महत्वपूर्ण आपको लगता है, कुछ भी चीज, आप बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? इस पेज में कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, कुछ भी आपको पूछने की जरूरत है, कुछ भी आपको देखने की जरूरत है, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का पूछ लीजिए आप। चलिए, आज हमने इस पूरे चैप्टर का जितना भी मेन पार्ट था, मेन चीजें थी, जो भी इसका विचार था, हमने सबको बहुत अच्छे से गौर करके देखा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा सभी को? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने विकास की चीजों को पढ़ा, परिणाम जो है, रिजल्टेंट है, उनको देखा, उनको समझने का प्रयास किया। फिलहाल जो है आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट के लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।